आपके सामने है क्लास सिक्स्थ इंग्लिश एज विथ एस्टर का चैप्टर नंबर 3 ओड टू अ बटरफ्लाई। ये एक पोयम है और जिस पोयम को लिखा गया है थॉमस वेंट्सवर्थ हिगिंसन के द्वारा। आप इन्हीं की ये लिखी हुई पोयम ओड टू अ बटरफ्लाई ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, जो प्रकृति के सबसे सुंदर और प्यारे जीव के बारे में है। तो फर्स्ट लाइन से यहाँ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, दो स्पार्क ऑफ लाइट दैट वेवेस्ट विंग ऑफ गोल्ड। दो का मतलब होता है यू, स्पार्क मतलब चिंगारी, वेवेस्ट मतलब लहराना। यानी यहाँ पर जो पोइट हैं वो कहते हैं, तू जीवन की चिंगारी जो सोने से बने हुए पंखों को लहराती है। यानी वो कहना चाहते हैं कि तुम एक जीवन की चिंगारी की तरह हो और तुम्हारे पंख बिल्कुल सोने जैसे सुंदर है जिन्हें तुम लहरा रही हो। दो सॉन्गलेस वॉन्डरर, वॉन्डरर मतलब होता है मंडराना, और सॉन्गफुल बर्ड चहचहाते पक्षी। यानी तुम चहचहाते पक्षियों के बीच में मंडरा रही हो और बड़ी ही शांत हो। बट चहचहाते पक्षियों के बीच बड़ी ही शांति से मंडरा रही हो। विथ नेचर सीक्रेट इस दाई टिंट्स अनरोल्ड। टिंट्स का मतलब होता है कलर, और सीक्रेट यानी रहस्य, कि प्राकृतिक के वो रहस्य शायद तुम्हारे इन रंगीन पंखों में समाये हुए हैं। द्रो गोर्जियस चीपर पास्ट द रीच ऑफ वर्ड। यानी जो ये तुम्हारे अंदर जो प्राकृतिक के रहस्य हैं, जो ये तुम्हारे पंखों में समाये हुए हैं, ये एक कोड की तरह है जिन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। येट डियर टू एवरी चाइल्ड इन ग्लैड परस्यूट बिगल्ड। यहाँ पर परस्यूट का मतलब होता है पीछा करना, और बिगल्ड का मतलब होता है किसी से अट्रैक्ट हो जाना। यानी इतने विचित्र जीव होने के बाद भी ये बच्चे तुम्हारा बहुत प्यार करती हैं और तुमसे अट्रैक्ट होकर ये तुम्हारा पीछा करते हैं बड़ी ही खुशी से। लिविंग हिज अनस्पॉइल्ड डे मिड फ्लावर एंड फ्लॉक्स एंड हर्ड। जो अपने प्यारे दिनों को, अनस्पॉइल्ड डेज यानी प्यारे दिनों को, फूलों और भेड़ बकरियों के बीच में गुजार रहे हैं। दो विंग्ड ब्लूम्ड, ब्लूम्ड का मतलब होता है खिलना, कि तुम्हारे पंख बिल्कुल खिले हुए हैं और हर चीज से मुक्त है। लिबरेटेड का मतलब है आजाद होना, तुम्हारे पंख खिले हुए हैं और हर चीज से आजाद हैं। व्हाट सीक्रेट टाई बाइंड्स दी टू द फ्लावर। यहाँ पे बाइंड्स का मतलब होता है बंधन, किसी चीज का उनमें बांध लेना, कि क्या वो रहस्य है, वो क्या रहस्य है जिसने तुम्हें दूसरे फूलों से बांधा हुआ है। स्टिल हेल्ड विथ द गार्डन फोस्टरिंग। यानी जो प्रकृति है उसने अभी भी बगीचे में तुम्हें पाल रखा है। विल दे टू सोर विद द कंप्लीटेड आवर। यहाँ पर फ्लावर की बात हो रही है कि जिन फ्लावर पर तुम मंडराती हो, क्या वो भी एक दिन उड़ जाएंगे बिल्कुल तुम्हारी तरह, जब अपने समय आने पर क्या वो भी तुम्हारी तरह उड़ेंगे बिल्कुल जैसे तुम उड़ते हो। इररिवोकेबल फ्री, यानी हमेशा के लिए वो भी क्या तुम्हारी तरह आज़ाद हो जाएंगे, क्या वो भी आज़ाद हो जाएंगे। हावेवर एट विल, सॉरी होवरिंग एट विल ओव देयर पेरेंटल बावर। यानी यहाँ पर कह रही है कि जो पौधे, छायादार पौधे पौधे जिन पर ये फूल लगे हुए हैं, क्या ये भी इनसे आज़ाद होकर फ्रीली, बड़ी ही आज़ादी से आसमान में तुम्हारी तरह उड़ पाएंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट है इसमें, और इस दाई लस्टर ड्रोन फ्रॉम दी हेवनली ह्यूज। क्या ये जो तुम्हारी चमक है, लस्टर यानी चमक, क्या ये भी स्वर्ग से लिए हुए रंगों की है? क्या ये तुम्हारी जो चमक है, क्या ये स्वर्ग से ली गई है? और या फिर जो ये आसमान का सुंदर सा टुकड़ा है, आसमान का जो सुंदर टुकड़ा है जिसने रोशनी सूरज के ढलने के वक्त ली है, यानी जब सूरज ढलता है, जब उसकी जो आखिरी रोशनी आसमान में फैलती है, वो रोशनी, या फिर पेड़ों पर जो फैली हुई रोशनी है जिससे वो पेड़ भी सुंदर लग रही है, क्या उन दोनों ने जो रोशनी सूरज से ली है, देन लैंड्स दो स्टेन्स टू दी, क्या उन्हीं ने वो रोशनी, वही रंग तुम्हें उधार में दिए हैं। ओन दी टू फ्लोट अ फ्यू शॉर्ट आवर। क्या वही रंग जो तुम्हें मिले हैं इन पौधों के ऊपर से या आसमान से, क्या ये कुछ ही समय तक रहते हैं और फिर खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है नेक्स्ट पैराग्राफ में, फोर्थ पैराग्राफ, बर्ड्स हैव देयर नेस्ट
दे रियर देयर ईगर यंग, यानी पक्षियों के अपने घोंसले होते हैं, वो अपने बच्चों को पालते हैं। एंड फील्ड ऑन इरेंट्स, इरेंट्स का मतलब होता है काम करना, कि वो भी पूरे जिंदगी भर, पूरे समय, पूरे दिन भर काम करते रहते हैं। ईच फील्ड माउस, यहाँ तक कि जो फील्ड माउस है, जो चूहा है, उसके पास भी, फील्ड माउस के पास एक होम स्टेड होता है, यानी एक इलाका होता है जहाँ पर वो मंडराता है, जहाँ पर वो अपना उछल कूद करता है, वो उसका इलाका कहलाता है। बट दो, मतलब यू, कि तुम एक प्रकृति के आज़ाद जीव हो, फ्री टू स्ट्रे, जहाँ चाहे वहाँ मंडरा सकते हो, तुम्हें कोई रुकावट नहीं है, तुम पूरी जंगल में अनफेटर्ड थ्रो दी वुड्स, वुड्स एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, एक ऐसी जगह को वुड्स कहा जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है अनफेटर्ड थ्रो दी वुड्स, पूरे ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर तुम्हें किसी चीज़ की कोई रुकावट नहीं है। सीकिंग, यानी तुम ढूंढ रहे हो, क्या तुम ढूंढ रहे हो वहाँ पर अपना हल्का, जो एरी फूड, यानी हल्का फुल्का जो तुम खाना खाते हो। द स्वीट इज स्पाइस्ड ऑन एवरी ब्लूसम स्प्रे, और तुम्हारा खाना क्या है, वो स्वीट स्पाइस्ड, यानी वो सुगंध जो हर फूलों पर छिड़की गई है, जो हर खिले हुए फूलों पर छिड़की हुई सुगंध है, वही तुम्हारा खाना है। नेक्स्ट लिखा हुआ है द गार्डन वन वाइड बैंकेट स्प्रेड फॉर दी का मतलब यहाँ पे फिर से यू हुआ है। बैंकेट एक ऐसी जगह जहाँ पर खाना आपको मिलता है, यानी जो बगीचा है वो तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर जगह तुम्हारे लिए खाना भरा हुआ है, जहाँ चाहो तुम वहाँ पर जाकर खाना खा सकते हो। ओ प्यारे प्राकृतिक के वो जीव जो पृथ्वी के सबसे खुशनुमा जीवों में से एक है, तुम शहद की एक बूंद से ही संतुष्ट हो जाते हो। एंड अ सेकेंड ड्राफ्ट विल ड्रग द पार्ट ऑफ पास्ट ऑल मिथ, यानी जो दूसरी बूंद तुम दूसरी रस का जो दूसरा बूंद है, जब तुम उसे पीते हो तो ऐसा लगता है कि तुम पूरे जो जिंदगी के जो आनंद है उन सबको भूल चुके हो। दाई फीस्ट नो और चीज सो, इतना मदहोश होने के बाद भी, उस रस को इतना मदहोश होने के बाद भी ऐसा लगता है कि जैसे तुम में उसका कुछ असर नहीं हुआ है, तुम इस तरीके का कुछ गलत बर्ताव ही नहीं करते हो जिससे तुम्हें लगे कि तुम उसमें मदहोश हो चुके हो। तुम्हारी शांत आंखें उस रस को पीने के बाद भी खुली रहती है। दो सोब्रेस्ट स्प्राइट, अब देखो यहाँ पे स्प्राइट का मतलब है एक परी के बारे में बात कर रहे हैं, तुम उस शांत परी की तरह हो जिसे सूर्य ने जन्म दिया है। नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है यहाँ पर, एंड येट द सोल ऑफ अ मैन अपॉन दाई विंग फॉर एवर सोर इन एस्पिरेशन, यानी इंसान की वो आत्मा जो तुम्हारे पंखों पर लहराती है, वो हमेशा एक उम्मीद पर तुम्हारे साथ उड़ती है। यानी जो इंसान है वो बिल्कुल तुम पर निर्भर है, तुम्हें एक उम्मीद की तरह वो देखता है, जब वो तुम्हें देखता है तो ऐसा लगता है जैसे उसे कोई उम्मीद मिल चुकी है। दो हिस एम्बलम ऑफ न्यू करियर दैट स्प्रिंग व्हेन डेथ अरेस्ट बिड ऑफ हिस स्पिरिट बो, कि तुम एक जीवन के एक न्यू करियर की तरह हो, एक निशान हो, एक न्यू करियर की तरह हो, जो जब दिखाई देती है, जब इंसान की जो आत्मा है वो दर्द से यानी परेशान से झुक जाती है, यानी जब वो झुक जाती है, इंसान निराश हो जाता है, तो तुम्हें देखकर उसे एक उम्मीद मिलती है। ही सीक्स होप्स इन दी ऑफ इमोर्टेलिटी, यानी वो इंसान तुम में एक उम्मीद ढूंढता है, एक उम्मीद ढूंढता है जिससे कि वो भी हमेशा के लिए आज़ाद हो सके। सिंबल ऑफ लाई मी विथ सच फेंट इन डो, यानी कि तुम जो जीवन का एक चिन्ह हो, एक सिंबल हो, तुम्हें देखकर मुझे एक फेथ मिलता है, मुझे एक विश्वास मिलता है। इस तरीके से इन्होंने पोएम को कंप्लीट किया है। अब हम इस पोएम को बिना रीड करे समझाते हैं कि इसमें पोएम में क्या बताया गया है। अब देखिए, हमने इसमें पोएम में क्या पढ़ा था, हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे थे तो शायद आपको कुछ कन्फ्यूज़न हो रही थी। अब हम लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हम इसको रीड करेंगे कि इसमें क्या बताया गया है। इसमें बताया गया है कि तुम जीवन की एक चिंगारी हो जो सोने के पंखों पर लहराती है, तुम चहकते हुए पक्षियों के बीच
बड़ी ही शांति से मंडराती हो। तुम प्रकृति की रहस्यों को अपने रंगों में छुपाई हुई हो, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वो कुछ कोड्स में लिखे हुए हैं जिनको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। तुम्हें हर बच्चा प्यार करता है और तुमसे अट्रैक्ट होकर तुम्हारा पीछा करता है। वो सभी बच्चे तो अपने अच्छे दिनों को फ्लावर्स और भेड़ या फिर बकरियों के जो झुंड है उनके बीच अपने अच्छे दिनों को बिता रहे हैं। तुम्हारे पंख खिले हुए हैं जो आज़ादी को दर्शाते हैं कि तुम कितने आज़ाद हो। फिर भी ऐसा क्या रहस्य है जिसने तुम्हें फूलों से बांधा हुआ है? क्या है वो रहस्य जिससे तुम फूलों से बंधे हुए हो? और क्या है वो जिसने प्रकृति ने बगीचे में तुम्हें अभी भी पाल रखा है? क्या ये पंख जिन पर तुम अभी भी मंडराते हो, क्या ये भी तुम्हारे साथ चले जाएंगे? क्या ये भी उड़ जाएंगे बिल्कुल तुम्हारी तरह? क्या ये भी हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे? क्या ये भी अपने पेड़ों से, अपने पौधों से निकल कर आसमान में मंडराएंगे? ये जो तुम्हारी ऊपर चमक है, क्या ये स्वर्ग से ली गई है? क्या ये आसमान में एक सुंदर सा टुकड़ा, जो आसमान का ये सुंदर सा टुकड़ा है जिसने सूरज की रोशनी से रंग लिया हुआ है, खूबसूरती उसकी सूरज की रोशनी की वजह से है। जब सूरज आखिर में ढलता है और उसकी रोशनी पेड़ों पर पड़ती है तो उस पर जो सजावट वाली रोशनी होती है, उस रोशनी ने ही क्या तुम्हें, उस पेड़ों ने और उन आसमान ने ही क्या तुम्हें ये कलर उधार में दिए हैं जो कुछ समय तक रहेंगे और फिर ख़त्म हो जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बताया गया है कि नेक्स्ट पैराग्राफ में कि बर्ड्स के पास भी घोंसला होता है और वो अपने बच्चों को की देखभाल करते हैं और पूरे दिन वो भी काम करते रहते हैं। यहाँ तक कि एक फील्ड माउस के पास भी एक इलाका होता है जहाँ पर वो मंडराता है। पर तुम तो प्रकृति के एक आज़ाद जीव हो, जहाँ चाहो वहाँ घूम सकते हो। तुम्हारी कोई रोक टोक नहीं है। पेड़ों के बीच जाकर, पौधों के बीच तुम घूम सकती हो। तुम अपने हल्के फुल्के खाने को ढूंढते हो और तुम्हारा खाना क्या है? वो सुगंध, वो मीठी सुगंध जो खिले हुए पौधों पर, खिले हुए फूलों पर छिड़की हुई है, यानी मीठे रस के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जो बगीचा है वो एक बैंकेट की तरह है तुम्हारे लिए, जहाँ पर हर जगह तुम्हारे लिए खाना मौजूद है। तुम प्रकृति के, पृथ्वी के एक सबसे प्यारे जीव हो। तुम एक बूंद हनी का पी लो तो तुम संतुष्ट हो जाते हो, तुम खुश हो जाते हो, और अगर दूसरी घूंट पियो तो तुम जीवन का दूसरे आनंदों को भूल जाते हो। और ऐसा लगता है तुम्हें देखकर कि इन शहद को पीने के बाद भी तुम्हें कोई नशा नहीं हुआ है, तुम्हारे अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इतने शहद को पीने के बाद भी तुम बड़ी ही शांत हो और अपनी शांत आंखों को खोले रखे हो। तुम एक शांत परी की तरह हो जिसे सूर्य ने जन्म दिया है। और लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है कि तुम एक इंसान की आत्मा, तुम्हारे ऊपर एक इंसान की आत्मा अपनी एक उम्मीद को लेकर बिठाई हुई है। तुम्हें एक न्यू करियर की तरह वो समझती है कि इंसान तुम्हें एक एक नई जिंदगी की तरह समझता है। जब इंसान अपनी परेशानियों से डर कर और अपनी परेशानियों से परेशान होकर, अपनी टेंशन से परेशान होकर जब निराश हो जाता है और तुम्हें देखता है तो तुम उसे एक नई जिंदगी की एक उम्मीद मिलती है। वो तुम में एक उम्मीद ढूंढता है और सोचता है कि वो भी एक दिन आज़ाद हो जाएगा। तुम जिंदगी की एक चिन्ह हो, तुम जीवन का एक चिन्ह हो और तुम में मैं अपना विश्वास ढूंढता हूँ। इस तरीके से थॉमस वेंटवर्थ हिगिंसन ने अपनी इस पोयम को कंप्लीट किया है। होप आपको पोयम समझ में आई होगी। अगर पोयम को समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करें अगर अच्छी आई है, तो इसी से मुझे पता चलता है कि वीडियो सही बनी है या गलत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।